नमस्कार दोस्तों, 2018 का पार्ट फर्स्ट मिल गया होगा आपको। अब सीधी सी बात है, 2018 का पार्ट 2 कराना है। वो कराने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो 2018 जेट का जो पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट 21 to 40 क्वेश्चन हम आपके सामने अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2018 जेट पेपर का, फर्स्ट का मतलब आज के वीडियो का फर्स्ट, लेकिन पेपर का 21 क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइडी, ये बेटा पृष्ठीय रसायन वाले लेसन से क्वेश्चन है, यानी कोलाइड वाले लेसन से क्वेश्चन है। तो ये तो डायरेक्ट हमको याद रखने वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कोई भी अवक्षेप, किसी भी अवक्षेप को पुनः कोलाइड अवस्था में लाने हो तो कौन से प्रक्रम को काम में लेते हैं? तो पेप्टीकरण नाम से एक परिभाषा होती है। पेप्टीकरण किसे कहते हैं? तो पेप्टीकरण क्या है? पेप्टाइजेशन क्या होता है कि जब किसी ताज़ा अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो इसे पेप्टीकरण कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने? ताज़ा अवक्षेप को विद्युत अपघट्य में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो क्या कहलाता है? पेप्टीकरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवक्षेपित पदार्थ को, यानी अवक्षेप को, एक बार, अवक्षेप को विद्युत अपघट्य में मिलाकर क्या बनाना है? कोलाइडी अवस्था में लौट जाए, यानी कोलाइडी विलयन बन जाए। तो कौन सी क्रिया हो जाती है? ये पेप्टीकरण। कौन सी क्रिया हो जाती है बेटा? पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण कहाँ है लिखा हुआ? ये बी। हमारा आंसर क्या सही हो गया? बी आंसर हमारा सही है, पेप्टीकरण। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन था। डेफिनेशन हमको पेप्टीकरण की परिभाषा आनी चाहिए थी, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। आगे अपोहन लिखा है। अपोहन का मतलब शुद्ध करना होता है, कोलाइडी को शुद्ध करना। वैद्युत कण संचलन होता है, इसमें कोलाइडी विलयन पर विद्युत आवेश लगाते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ गति करते हैं। वैद्युत परासरण होता है, वैद्युत परासरण भी होता है। तो ये चीज़ें इनमें नहीं, इसमें आएगा पेप्टीकरण। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बेटा याद रखने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आगे चलें। पदार्थ जो गैंग का मतलब होता है बेटा अशुद्धियां। किसी भी अयस्क में जो अशुद्धि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गैंग। अशुद्धियों से क्रिया करके जो गला हुआ पदार्थ बना लेता है उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ को। यानी यहाँ पर कौन सा पदार्थ है जो शुद्धियों से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेता है? तो वो पदार्थ कहलाता है फ्लस्क। क्या कहलाता है बेटा? फ्लस्क। और हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लस्क को गालक। क्या बोलते हैं? गालक। तो गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्धि से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेते हैं। तो पदार्थ कौन से होते हैं? गालक। गालक कहीं है नहीं, हिंदी में लिखा हुआ फ्लक्स। ये गलत है बेटा, पे आगे ये रहा फ्लक्स, FLUX। फ्लक्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो गैंग यानी अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया इसके अंदर? फ्लक्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्रव अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन में जो नीला रंग किस कारण हो जाता है? ये क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में भी आया हुआ है। देखो, सोडियम का तनु विलयन, देखो बेटा सोडियम ये रहा, किससे रिएक्शन कर रही है? द्रव अमोनिया से। ये अमोनिया ले ली मैंने, X + Y मॉलिक्यूल ले लिए अमोनिया के। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये रहा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो सोडियम क्या करता है? अमोनिया के X मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है, X से, और इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के Y मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है। इसका ये प्लस बाहर आ जाता है, ये वाला यहाँ से हट के इसका माइनस बाहर यहाँ आ जाता है। ये इनके कारण नीला रंग आता है। तो क्या क्या? अमोनीकृत सोडियम आयन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, ये अमोनीकृत, अमोनिया आ गई इसलिए अमोनीकृत सोडियम आयन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, इनके कारण नीला रंग आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे अमोनीकृत नहीं है, अमोनीकृत नहीं, ये रहा बेटा अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से। यहाँ सोडियम आयन तो पर अमोनीकृत सोडियम आयन आना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बेटा? ये बी, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से नीला रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से, संक्रमण धातु क्या होती है? पहले बेटा ये देखें, संक्रमण धातु होती है डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं, सबसे बात ध्यान रखने की। तो 21 नंबर से चालू हो जाता है डी ब्लॉक का तत्व, एटॉमिक नंबर 21 पे आता है स्कैंडियम। यहीं से चालू कर ले स्कैंडियम के बाद। स्कैंडियम आता है 21 पर। तो 21 का विन्यास करेंगे बेटा 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो डी कक्षक में आ रहा है। डी कौन से में? तीसरे में, जबकि इसके लिए एन का मान क्या है? 4। जो सबसे बड़ा मान होता है वो क्या होता है? 4। एन का मान जो सबसे बड़ी कक्षा होती है वो। और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। डी कौन सा? 3। एन में से एक कम करना पड़ेगा, यानी n-1, तभी तो आएगा 3। 4 है एन और 3 में आ रहा है, तो एन में से एक कम कर दो। n-1d कक्षक है ये। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है? परिवर्तनशील ऑक्सीजन को दर्शाने के लिए n-1d कक्षक में आता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉन। तो लिख रहेगा केवल n-1d में, ये आंसर। तो संक्रमण धातु के इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लेते हैं हमेशा। कोई सी भी 22वें नंबर का भी इसमें आएगा, 23वां होता तो भी इसमें आता 3d में। तो इसका आंसर हमारा सही होगा केवल n-1d कक्षक में। आगे ले, जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण के विलयन में मिलाते हैं तो गहरा, ठीक है रंग से, अमोनिया और क्यूप्रिक लवण। तो अमोनिया और क्यूप्रिक लवण सिर्फ 2 चीज़ें, तो इनसे बना हुआ यौगिक कौन सा है? यहाँ अमोनिया दिख रही है बेटा? नहीं है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यूप्रिक तो है, अमोनिया नहीं है। यहाँ अमोनिया तो है लेकिन साथ साथ में वाटर भी है, एक्वा भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर खाली H2 ही है, एक्वा ही है। ये रहा अमोनिया और कॉपर, यही आंसर सही है। तो अमोनिया और कॉपर से बनने वाला लवण ये है। साफ साफ दिख रहा था, यही क्वेश्चन ही कह रहा है बार बार, आंसर ये है। नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नियोप्रीन एक रबड़ है जो क्लोरोप्रीन से बनता है। किससे बनता है बेटा? क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला, बस फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। अगर नियोप्रीन का 1 लाख पूछे या नियोप्रीन किससे बनते हैं, तो बनता है क्लोरोप्रीन से। यहाँ क्लोरोप्रीन कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम देखो, IUPAC नाम यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, तो लिख रखा है 2 क्लोरो, 2 पर यह Cl रहा क्लोरो, और 1 3, 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 3, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाडाइन, 2 बार डबल बॉन्ड इसलिए डाइइन, 1 3 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो, ये 1 आएगा बेटा यहाँ पर, 1 3 ब्यूटाडाइन, यही आंसर हमारा सही है। 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, याद रखें ये चीज़, ये नोट कर लेना। RCH2 CWS Cl2 रेड फॉस्फोरस CHCl। देखो बेटा क्या है, एसिटिक है, मतलब एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हेलोजनीकरण करा रहे हैं, हेलोजन से क्रिया। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की हेलोजन से क्रिया कराते हैं और एल्किल समूह से H हटता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें, नेम रिएक्शन है HVZ। HVZ का मतलब है हेल वोलार्ड जेलिंस्की विधि। तो सीधी ध्यान रखो, जब भी आपके पास CWH आए और हेलोजनीकरण हो और हेलोजन में H यहाँ से हटे एल्फा कार्बन से, यहाँ से एक H हट गया तो यहाँ पे एक Cl जुड़ गया। रिएक्शन मैं भी समझा दूँ आपको, यहाँ पर वापस देखो, ये रिएक्शन थी RCH2 COOH। ये एल्फा कार्बन है बेटा, क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को एल्फा कार्बन कहते हैं। हेलोजन से क्रिया करा रहे हैं Cl2 से, क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ से एक H हट गया और एक Cl के साथ बाहर निकल गया HCl, और यहाँ पर एक H की जगह खाली हुई, वहाँ पर वापस एक Cl अटैच हो गया, ये Cl और COOH। ये एल्फा हेलो एसिटिक अम्ल बन गया, एल्फा पर हेलोजन और वो एसिड बन गया। तो ऐसी रिएक्शन जब भी एल्फा कार्बन से H हट के वहाँ पे हेलोजन जुड़ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, तो डेफिनेटली क्या नाम दिखेगा, हेल वोलार्ड जेलिंस्की विधि। क्या दिख रही है आपको, हेल वोलार्ड जेलिंस्की विधि, ये आंसर इसका सही है C। ये ध्यान रखें इस चीज़ को, ये हर रिएक्शन में एक चीज़ छुपी हुई होती है, उससे हमको रिएक्शन का पता लग जाता है। इसमें क्या छुपा होता है, CWH आएगा, उसके पास वाले कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा, Cl2 से क्रिया कराएं या Br2 से क्रिया कराएं, हेलोजन से क्रिया करानी चाहिए। ये भी एक ट्रिक है इसके अंदर। SnCl2 यानी अपचयन हो SnCl2 के साथ किसका, साइनाइड का, तो स्टीफन रिएक्शन होती है। साइनाइड का अपचयन हो SnCl2 के साथ स्टीफन क्रिया, और आगे बनता है एल्डिहाइड। तो सब कुछ इसे में दिखाई दे रहा है। रिएक्शन क्या है पूरी वापस समझा दूँ मैं आपको। यहाँ पर RCN 2SC रिएक्शन है, क्या रिएक्शन होगी, एक H जुड़ेगा C पर, एक H जुड़ेगा N पर, तो RCH डबल बॉन्ड NH, एल्डमीन बन गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर से, तो यहाँ से NH, ये 2H का NH3 बना के रिलीज हो जाएगा, और यहाँ बचेगा RCHO, ये रहा RCH और ये एल्डिहाइड। तो वैसे ध्यान रखें, साइनाइड से एल्डिहाइड बन रहा हो अपचयन से SnCl2 की प्रेजेंस में, तो स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, ये आंसर हमारा
करेक्ट। आगे चलें, ये फिनोल ओनली बेटा, फिनोल व क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय, ये NaOH होगा बेटा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, जलीय NaOH की उपस्थिति में कराने पर बनता है। रिएक्शन करा के देख लेते हैं। फिनोल होता है बेटा ये बेंजीन पर OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH 3NaOH। रिएक्शन देखें, यहाँ से 3 Cl और 3 Na तो बाहर आ जाएंगे, तो हो गया 3 NaCl, ये तो रिएक्शन से बाहर हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आगे, यहाँ से एक H हटा ऑर्थो से, और यहाँ बच रहा है हमारे पास ये, तो यहाँ पर लिख देंगे हम CH, ये वाले CH। OH बच रहे हैं O3 है, एक H यहाँ से हट गया, 4H हो गए, तो 4H को लिख देंगे 2H2, 3H ये रे बेटा, आगे 3 लगा हुआ है, एक H यहाँ से हटा, 4 है। O कितनी है 3 में से 2 यहाँ ले लेंगे, एक दे देंगे इसको, ये हमारा कंपाउंड बना। ये क्या कंपाउंड है, एल्डिहाइड दिख रहा है, OH के साथ एल्डिहाइड होता है तो बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे होता है, तो यहाँ होता पैरा पे तो नहीं बोलते। तो क्या हो गया ये सैलिसिल एल्डिहाइड, ये एक नाम हो सकता है इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, ये भी इसका नाम है बेटा। और ऑर्थो पर CH और OH हो तो उसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ये भी इसका एक नाम होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये 2 नाम है इसका। अब ऑप्शन देखें क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड लिखा हुआ पहला ही ऑप्शन पे, तो यही हमारा आंसर सही है। ओके, ये सैलिसिल एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। आगे चलें, रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो जाए और ऑक्सीकरण भी हो जाए, बेंजील अल्कोहल। ऐसी रिएक्शन बेटा एक ही है वैसे तो देखी जाए तो, केनी-ज़ारो रिएक्शन। केनी-ज़ारो रिएक्शन में एक ही अणु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी। और केनी-ज़ारो क्रिया कौन देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, या बेंज़ल्डिहाइड में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता बेटा, C6H5CHO, इसको बोलते हैं बेंज़ल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यानी ये दोनों दे सकते हैं केनी-ज़ारो क्रिया, और केनी-ज़ारो क्रिया में ही एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। रिएक्शन बता दूं मैं आपको, फॉर्मल्डिहाइड लेके, दोनों लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, ये ले लिए, NaOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, CH2 पे एक H जुड़ जाता है, इधर से तो हो जाता है CH3, इस ऊपर जुड़ जाता है H, यानी इन इस पर H जुड़े, एक और एक 2 H जुड़े, तो ये तो क्या हो गया, इसका तो हो गया अपचयन, H का योग हुआ, इस पर से H हटा, इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण, और ये बन जाता है HCOONA, ये रहा HCONA, एक ये रहा HCOONA। तो इसमें एक अणु का तो अपचयन, एक अणु का ऑक्सीकरण, अणु दोनों सेम है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उस अभिक्रिया का क्या नाम होता है, केनी-ज़ारो क्रिया। और केनी-ज़ारो क्रिया में कौन से अणु होते हैं, या तो होता है फॉर्मल्डिहाइड या फिर होता है बेंज़ल्डिहाइड। तो इसमें कौन सा देखा है, एसिटिक अम्ल नहीं हो सकता, फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, एसीटोन नहीं हो सकता, बेंजील अल्कोहल नहीं हो सकता। ये रहा बेटा आंसर, फॉर्मल्डिहाइड, पेन नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो फॉर्मल्डिहाइड ऐसा अणु है जिसका ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है एक, और अभिक्रिया का नाम है केनी-ज़ारो अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया होती है। व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने हेतु बेटा ये पिरिडीन तो मिलता है, पिरिडीन के साथ ही उत्प्रेरक विष भी होता है, BSO4, ये विष का काम करता है। तो इसके अगर किसी भी अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाना है तो आप उसमें पिरिडीन, अकेला पिरिडीन मिला सकते हैं, और BSO के साथ पिरिडीन मिला देंगे तो पीने के अयोग्य वो हो जाता है। सांद्र HCl व ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है, डायरेक्ट याद रखना बेटा, एक मिश्रण है अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। इसमें ये तो होता है सांद्र, ये होता है निर्जल, और दोनों होते हैं 1:1 में, बराबर मात्रा में होते हैं, उसको होते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको। HCl और ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अम्लों की प्रबलता के घटते हुए क्रम में बताइए। देखो बेटा, इसमें एक तो दे रखा है फिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ये तो पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। एक दे रखा मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा में नाइट्रो यहाँ आ जाएगा,
और एक दे रखा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 यहाँ जाएगा। घटता हुआ क्रम, सबसे दुर्बल अम्ल ये है क्योंकि इसमें ऑर्थो के पास H आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंद बढ़ जाता है, H को त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम। ये NO2 समूह जितना दूर जाएगा वैसे उतनी इस अम्ल की प्रबलता बढ़ जाएगी। सबसे दूर किसमें, पैरा में, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय है, पैरा के बाद मेटा सबसे दुर्बल है नाइट्रोफिनॉल। तो यही आंसर हमारा सही है, घटता हुआ क्रम यही है। सबसे अच्छा एसिड है इसके अंदर पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर है मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा RCOCl और H2। RCOCl ले रहा, इसके साथ 4H लेते हैं, आपको याद होगा 4H में से एक H तो इसके साथ निकल जाएगा, सॉरी HCl, एक Cl गया और एक H गया, 3 H बच रहे हैं यहाँ पर, तो 3 में से 2 H इसको दें, एक H इसो के साथ, RCH2OH जो कि हमारा प्रोडक्ट ये रहा। तो एल्कोहल बनेगा एल्केनोइल क्लोराइड के अपचयन से कोई भी मेटल की उपस्थिति में, उत्प्रेरक अपचयन है ये, कैटालाइटिक रिडक्शन। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक, ये बेटा खालिस्तानी से लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। न्यूक्लियोफिलिक का या न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव का प्रतिस्थापन किस में हो रहा है, नेगेटिव हट के नेगेटिव जुड़ रहा हो, कहाँ पे हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ देखो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इधर आ गया, इसका नेगेटिव इधर आ गया, OH तो इधर आ गया, X इधर गया, यानी ये नेगेटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर। जब दो नेगेटिव आपस में रिप्लेस हो जाते हैं तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है इसके अंदर, डी। इसके अंदर एक माइनस यहाँ से हट के उधर जुड़ रहा है, उधर वाला माइनस इधर आ रहा है। जब दो नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी आयन आपस में रिप्लेस होते हैं उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है और कहीं आपको नहीं दिख रहा है, या तो ऐड हो रहा है M जिसके अंदर ऐड हो गया योगात्मक अभिक्रिया, या H2 आ गया तो अपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर नहीं है। तो आगे चले, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है 37, अच्छा क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया में ये पूछ रहा है बेटा A क्या है, क्वेश्चन में ये प्रिंट नहीं हुआ, A क्या है, ये A। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को लगता है कैसे करेंगे, तो आप जो ऑप्शन है वो डाल के देखते हो इसके अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको एक ही जगह रखने पर पूरी रिएक्शन अगर सेट बैठ जाती है तो आपका ऐसा ही है, करके देखते हैं। एक ही जगह मैंने लिखा है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr से। तो ये रिएक्शन मोरकोनिकोफ वाली रिएक्शन है, बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो इधर शिफ्ट करो, सम्मित एल्कीन है कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। HBr तोड़ोगे तो H पर आएगा पॉजिटिव, Br पर आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव ऐड करो तो H ऐड कर देंगे इसके ऊपर, तो हो जाएगा CH3। इस CH2 पर क्या ऐड कर देंगे हम, ये प्लस पे माइनस यानी Br। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया B। अब इस B की क्रिया करानी है एल्कोहलिक KOH से, यहाँ लिख देते हैं KOH। कौन सा है, एल्कोहलिक। क्या रिएक्शन होगी, ये K प्लस है और Br पे माइनस, KBr निकल गया। KOH कैसा है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक जब होता है तो इसमें दो रिएक्शन एक साथ होती है, निर्जलीकरण और होता है डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से H और हटेगा तो H यहाँ से OH यहाँ पर, तो H2O ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये हमारा C हो गया। C तक हम पहुँच गए। अब C पर ओजोन अपग्रहण करने से ये बनता है क्या, ये देखें ये रहा C, यही है C। ओजोन अपघटन कराया हमने, ओजोन से रिएक्शन कराई तो CH2 बॉन्ड दोनों हट जाते हैं ओजोन अपघटन क्रिया में, O और एक O यहाँ ऐड हो जाता है। फिर इसका कराते हैं जल अपघटन H2O, तो क्या रिएक्शन होती है, ये O तो रिएक्ट हो जाता है इससे, तो ये तो बन जाता है H2O2। ये बच गया CH2O का मतलब हो गया HCHO, ये रहा CH2O दोनों CH2 SCHO, जबकि हमारे पास यहाँ पर CH3CHO नेगेटिव सेटिंग। तो यानी ये तो हमारा आंसर गलत है, एथिलीन तो आंसर नहीं हो सकता। एथिलीन आंसर यहाँ तक तो सही था लेकिन यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया। नोट कर लेना इसको, मैं क्योंकि मिटाने वाला हूँ इसको, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। पहले ऑप्शन में तो हमने रिएक्शन में बैठा नहीं मामला, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और HBr की रिएक्शन तो होती नहीं, पहली बात तो ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं हैलोजन अम्ल की इसकी।
ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन होता है बेटा सी, ये भी गलत आंसर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr से, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। मार्कोनी का नियम कहता है डबल बॉन्ड के जिधर कम हाइड्रोजन हो, इधर तो है 3 और 1 4 हाइड्रोजन, इधर 2, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। HBr तोड़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ हो गया CH3, CH पे प्लस है तो इस पर माइनस उठ जाएगा Br, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हमारा हो गया B। ये तो हो गया बेटा A, ये हो गया हमारा B। अब क्या कर रहा है, इसकी रिएक्शन कराओ KOH, जो भी कौन सा एल्कोहलिक, तो यहाँ से Br और यहाँ से K, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है KBr। जब भी एल्कोहलिक KOH होता है तो निर्जलीकरण और होता है, तो निर्जलीकरण होगा तो कहीं से भी एक जगह से H और ले लेंगे आप, तो बन जाएगा CH3 CH, हमने यहाँ से एक H और ले लिया तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H इस OH के साथ रिएक्ट करेगा H2 और बना लेता है, ये हमारा बन गया C, ये बन गया C। अब ये C बन गया, C की क्रिया कराओ ओजोन से, देखो C यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा ऑप्शन है, ये फॉर्मूला था प्रोपीन का, ओजोनी रिएक्शन कराई मैंने, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, डबल बॉन्ड हट जाता है ओजोनी बटन में हमेशा, ये हट गया, 3 हो 1 2 और ये 3, इसका जल बटन कराओ तो यहाँ से ये O इस H2 के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बन जाता है H2O2। अब क्या बचा देखो CH3 CHO, ये रहा, बन गया क्या CH3 CHO, ये बन गया CH3 CHO, ये हमारी रिएक्शन आ गई CH3 CHO। तो किससे आया बेटा, ये प्रोपीन से आया, तो हमारा सही आंसर क्या है प्रोपीन। इसमें थोड़ा सा रिएक्शन को आपको करके देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे चलें। सैक्रीन का रासायनिक नाम क्या है? ये तो खुद ही बेटा सैक्रीन क्या है, कृत्रिम मधुकरण कर्मक है, स्वीटनिंग एजेंट, मीठा करने काम आता है चीनी की जगह। तो ये सब सुक्रालोस भी, एस्पार्टेम होता है, ये एस्पार्टेम है, एलिटेम है, ये सब क्या है, सैक्रीन भी यही है। सैक्रीन का लेकिन रासायनिक नाम क्या है बेटा, ये है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर क्या है इसका देखो, यार ये आपकी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो और इसका रासायनिक नाम होता है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। तो सैक्रीन का रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। ArN2Cl डाइओजेनियम लवण की रिएक्शन क्यूप्रस लवण की प्रेजेंस में करानी है, एरिल हैलाइड बनेगा। तो सीधी ध्यान, सैंडमेयर अभिक्रिया है। तो अगर यहाँ पे Cu होता खाली, अगर कॉपर डस्ट होती, कॉपर का चूर्ण होता, तो इसका नाम हो जाता गाट्रमान अभिक्रिया। हेलोएरिन बनाने का मेथड है, डाइओजेनियम लवण से जब हेलोएरिन बनता है तो सैंडमेयर या गाट्रमान अभिक्रिया से बनता है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में आता है Cu2Cl2, गाट्रमान होती क्रिया तो आ जाता है कॉपर चूर्ण, तो लिखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या, पहले तो ये देख लें। बेंजीन की रिएक्शन, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में या तो हो RCl से या फिर हो RCOCl से, ये आना बहुत जरूरी है इसके अंदर उत्प्रेरक। इस रिएक्शन को होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन नहीं दर्शाता? तो बेटा ये क्या है, लुईस अम्ल। AlCl3 क्या होता है, लुईस अम्ल, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अष्टक पूर्ण होने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कोश में। तो यहाँ पर फिनोल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। बेंजीन तो दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, ये तो दर्शाता है रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन भी दर्शाता है, फिनोल भी दर्शाता है, ये नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि एनिलीन होता है बेटा ये, और एनिलीन क्या है, एक लुईस क्षार। ये क्या है, लुईस क्षार, और ये क्या है, लुईस अम्ल। तो ये लुईस क्षार और लुईस अम्ल पहले क्रिया कर लेते हैं, इनसे रिएक्शन हो ही नहीं पाती।
तो ये डालते ही ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, अभिकर्मक तो यूँ की यूँ पड़ा रहता है। तो एनिलीन कभी भी फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया नहीं दर्शाता, क्योंकि एनिलीन एक लुईस क्षार है और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में उपस्थित AlCl3 एक लुईस अम्ल है। ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, अभिकर्मक को छोड़ देते हैं, इसलिए एनिलीन कभी भी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो इस प्रकार से हमारे 2018 के ये पार्ट 2 था, मतलब 21 से 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। समझ में आया होगा आपको, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया और करते रहेंगे अच्छे से अच्छा। 2019 का पेपर अभी हमारा और बाकी है, और एक बच्ची का कमेंट था 2013 का पेपर भी हमें कराया जाए, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको कराएं। और जल्द ही आपका लाइव क्लासेस का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके लिए सब्सक्राइबर अभी भी कम पड़ रहे हैं। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो अब वापस मैं आपसे एक बार निवेदन करता हूँ, आप हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश करें। जितने जल्दी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे उतने ही जल्दी हम आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो जाएंगे। धन्यवाद।